हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आज हम करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं यूनिसेफ के बारे में। WHO एंड यूनिसेफ विशेष एजेंसियों को जो विविध तथा व्यापक कार्य प्रदान किए गए हैं, वे विश्व की मूलभूत आर्थिक व सामाजिक व्यवस्थाओं के समाधान के बहुत बड़े प्रयास हैं। ये गुडस्पीड ने कहा है। गुडस्पीड के अनुसार जो विशेष एजेंसियां हैं, उनमें उनको जो विविध प्रकार के कार्य सौंपे गए हैं, वे विश्व की मूलभूत आर्थिक और सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं, उनके समाधान के लिए एक प्रकार का बहुत बड़ा प्रयास किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरणों में विश्व स्वास्थ्य संगठन का महत्वपूर्ण स्थान है। इस संगठन की नींव 19 जून 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा न्यूयॉर्क में बुलाए गए एक सम्मेलन में पड़ी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में 22 जुलाई 1946 तक विचार किया और इसी समय में उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान की रचना की। इस संविधान की रचना में 67 कंट्रीज ने और उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इस कारण से ही प्रतिवर्ष 7 अप्रैल का दिन पूरे विश्व में स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान समय में इस संगठन की सदस्य संख्या लगभग उतनी ही है जितनी कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्यों की। एम्स ऑफ WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान की प्रस्तावना में संगठन के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि संगठन का उद्देश्य विश्व के सभी लोगों को उच्चतम संभव स्वास्थ्य स्तर की सुविधा दिलाना है। संगठन के संविधान में स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है। स्वास्थ्य का अर्थ बीमारी या दुर्बलता का अभाव मात्र नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्ण खुशहाली की दशा है। तो स्टूडेंट्स, जो उद्देश्य है वो बहुत ही पवित्र उद्देश्य रखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उच्चतम स्वास्थ्य सुविधाएं दिलवाना, ताकि व्यक्ति स्वस्थ रह सके, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही देश के लिए कार्य कर सकता है। अगर व्यक्ति बीमार है तो नेचुरल है कि देश को उसके लिए काम करना पड़ेगा। और संगठन के संविधान में जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है कि एक स्वस्थ व्यक्ति कौन है। स्वस्थ व्यक्ति हम किसे मानेंगे? हम केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही स्वस्थ नहीं मानेंगे, बल्कि व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से भी पूर्ण रूप से खुशहाल हो, इसी प्रकार के व्यक्ति को हम स्वस्थ व्यक्ति मानेंगे। तो उन्होंने क्या कहा है कि स्वास्थ्य का अर्थ बीमारी या दुर्बलता का अभाव मात्र नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्ण खुशहाली की दशा है। हम बात करते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ WHO। इस संस्था के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहले नंबर पर है जो इसके अंग हैं, जो कि हमने उद्देश्य रखा था। उद्देश्यों में जो हम बात करते हैं कि हम उच्चतम संभव स्वास्थ्य स्तर की सुविधा को हम दिलाना चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को, तो इसके लिए एक संगठन बनाना पड़ेगा और संगठन बनाने के लिए हमें उसके गठन को करना पड़ेगा कि हम उसका किस प्रकार से उसको ऑर्गेनाइज करें। तो इस संस्था के 3 मुख्य अंग हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है सभा, असेंबली जिसे कहते हैं। दूसरे नंबर पर कार्यकारी मंडल, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और तीसरा है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सभा की, असेंबली। सभा में सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है। इसका मुख्य कार्य नीति निर्धारण करना है। सभा को यह भी अधिकार है कि संगठन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियम बनाए।
ये बजट पास करती है तथा कार्यकारी मंडल के सदस्यों तथा महानिर्देशक का चुनाव करती है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर के अंक की, कार्यकारी मंडल की। एग्जीक्यूटिव बोर्ड यह संगठन का कार्यकारी अंग है। इसमें 24 सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन सभा द्वारा किया जाता है। ये सदस्य चिकित्सा आदि कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इसकी वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होती हैं। कार्यकारी बोर्ड विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा निश्चित की गई नीति, योजनाओं तथा नियमों आदि को लागू करता है। अब हम बात करते हैं सचिवालय की। सेक्रेटेरिएट। सचिवालय विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कार्यालय है। सचिवालय का मुख्य अधिकारी महानिर्देशक, डायरेक्टर जनरल हम जिसे कहते हैं, कहलाता है। वह संगठन के प्रशासकीय तथा तकनीकी कार्यों की देखभाल करता है। वह संगठन का बजट तैयार करता है और सचिवालय के कर्मचारियों व पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। उसका मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय समितियां अथवा संगठन की। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 6 क्षेत्रीय समितियां अथवा प्रादेशिक संगठन हैं। अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी भूमध्य सागर तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर आदि विभिन्न क्षेत्रों के लिए इसके विभिन्न क्षेत्रीय संगठन हैं, जिनके द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन का अधिकांश कार्य किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के गठन के बाद अब हम बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों की। जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना उद्देश्य ही उच्चतम संभव स्वास्थ्य स्तर की सुविधा दिलाना रखा है, तो नेचुरल है कि उसके कार्य भी उसी प्रकार के होंगे। तो फंक्शंस ऑफ WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो कार्य हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को संचालित और समन्वित करने वाली संस्था के रूप में कार्य करना। दूसरे नंबर पर, सरकारों के अनुरोध पर उनकी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को शक्तिशाली बनाने में सहायता करना। तीसरे नंबर पर, स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी व्यवसायों के लिए उच्चतर शिक्षा तथा प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना। संगठन द्वारा प्रतिवर्ष भारी संख्या में छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, स्कॉलरशिप दी जाती हैं, ताकि डॉक्टर व नर्सें विदेशों में जाकर अनुसंधान तथा अध्ययन कर सकें। चौथे नंबर पर आती है कि महामारियों तथा बीमारियों के उन्मूलन के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना। संगठन द्वारा पोलियो तथा इन्फ्लुएंजा एवं बाल कल्याण के कार्यों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। और हम बात करते हैं 5वें नंबर के कार्य की, तो है खाद्य पदार्थों, दवाइयों तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुओं के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानक निश्चित करना। WHO ने बीमारियों के निदान संबंधी कार्यों का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशंस निर्धारित कर रखा है। डॉक्टरों तथा नर्सों को शिक्षा और अनुसंधान के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना भी इसका कार्य है, और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी पुस्तकें छपवाकर पूरे विश्व में बांटना भी इसका कार्य है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी सम्मेलनों से जो आयोजन किए जाते हैं, उनसे भी जो पूरे विश्व के नागरिक हैं वो लाभान्वित होते हैं। अणुशक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित पहलुओं का अध्ययन करना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य है। 6 नंबर पर आता है औषधियों के अंतर्राष्ट्रीय मापदंड निर्धारित करना। 7वें नंबर पर बीमारियों के अंतर्राष्ट्रीय नामों का निर्धारण करना। जैसे कि अभी जिस महामारी का हम सामना करने लग रहे हैं, उसका जो नाम रखा है वो है कोरोना, कोविड-19। 8वें नंबर पर है स्वास्थ्य संबंधी प्रकाशन छपकर पूर्ण विश्व में बांटना। हैजा, चेचक तथा प्लेग आदि बीमारियों के बारे में समस्त राष्ट्रों को सूचना देना।
नंबर 9, लोगों के काम करने की दशाओं में सुधार करना। और 10वें नंबर पर आता है कार्य कि आकस्मिक चोटों को रोकने का प्रयत्न करना। हमने बात की कि जैसे स्वास्थ्य संबंधी प्रकाशन छापकर पूरे विश्व में बांटता है या राष्ट्रों को किसी भी बीमारी के बारे में सूचना प्रदान करना इसका कार्य है, तो इसके अलावा इसने जो कार्य किए हैं उनमें है कि जो हैजा है, चेचक है, प्लेग है, इन महामारियों के संबंध में जो सूचना प्रसारित की गई थी उसी से संबंधित सभी विश्व के देशों को किस प्रकार से इन बीमारियों से निपटना है, ये काम भी WHO का महत्वपूर्ण रूप में सामने आया है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी WHO ने कार्य किया है। लोगों के आहार, निवास तथा सफाई के कार्यों में सुधार के लिए प्रोत्साहन देना और स्वास्थ्य के अनुरूप वातावरण तैयार करने में सहयोग देना। इसके अलावा महत्वपूर्ण कार्य जो WHO का है वो एक और है, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके विशिष्ट अंगों तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी संस्थाओं में सहयोग और समन्वय करना। ये कोऑपरेट भी करता है और कोऑर्डिनेशन भी बनाए रखता है सभी सदस्य राष्ट्रों के मध्य में और संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अंगों के मध्य में। विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने लक्ष्य, जो कि लक्ष्य था उच्चतम स्वास्थ्य स्तर की जो जानकारी है या सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने का जो प्रयत्न करना है वो इसका कार्य था, तो वो इसका उद्देश्य भी रहा है और इसमें इसने सराहनीय कार्य कर रहा है और करता रहा है। संगठन ने अनेक महामारियों का उन्मूलन करने में अमूल्य सहायता पहुंचाई है। इसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप सन 1950 में हम बात करें 1942 की, 50 से पहले 1942 की, तो यूनान में 20 लाख व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित थे। 1950 में यह संख्या घटकर 50,000 रह गई और अब यूनान मलेरिया से मुक्त हो चुका है। 1940 में फिलीपाइंस में 40% विद्यार्थी इस बीमारी से पीड़ित थे और 1949 में यह संख्या घटकर केवल 3% रह गई। इसके द्वारा भारत में टीबी को रोकने के लिए काफ़ी मात्रा में BCG के टीके दिए गए। इथोपिया को सरकार के लिए चिकित्सा संबंधी विस्तृत योजना जो बनाई गई है, इटली के बंदरगाहों में काम करने वाले लोगों के वातावरणीय स्वास्थ्य की परिस्थितियों को उन्नत किया है। पेंसिलिन तथा DDT आदि औषधियाँ विभिन्न देशों में वितरित की है। सन 1983 में संगठन द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया है कि संगठन को परमाणु अस्त्रों में स्पर्धा रोकने की कोशिश में सहयोग देना चाहिए। इस प्रकार विश्व स्वास्थ्य संगठन केवल रोग उन्मूलन का ही प्रयत्न नहीं करता, बल्कि उसका उद्देश्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन देना है, जिसके बिना अंतर्राष्ट्रीय कल्याण संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड की। बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए महासभा द्वारा 11 सितंबर 1946 को अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना की गई, जिसे यूनिसेफ के नाम से पुकारते हैं, अर्थात यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यह संस्था आर्थिक व सामाजिक परिषद की देखरेख में कार्य करती है। इस कोष का कार्य स्वैच्छिक चंदे से चलता है। विभिन्न देशों की सरकारें इसके खर्च के लिए योगदान करती हैं। धन जुटाने के लिए समय समय पर इस द्वारा विशेष अभियान चलाए जाते हैं। नए वर्ष के कैलेंडर, ग्रीटिंग कार्ड्स तथा डायरी आदि बेचकर कुछ धन जुटाया जाता है। कोष को अपने बजट का लगभग 75% भाग विभिन्न देशों की सरकारों से तथा 25% जनता से प्राप्त होता है। इसलिए यूनिसेफ का मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क में है
और यूनिसेफ का प्रशासन एक मंडल द्वारा चलाया जाता है जिसमें 30 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसका चुनाव संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा किया जाता है। तो हमने बात की यूनिसेफ की, और यूनिसेफ में आपने देखा कि 11 सितंबर 1946 को अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना की गई। और यूनिसेफ जो है वो आर्थिक और सामाजिक परिषद की देखरेख में कार्य करती है, और इसका काम किसे चलता है? स्वैच्छिक चंदे से चलता है, यानी अपनी इच्छा से जो कोई भी इसमें चंदा देना चाहता है, इसके कोष में पैसा जमा कराना चाहता है। विभिन्न देशों की सरकारें इसके खर्च के लिए योगदान करती हैं, और धन जुटाने के लिए समय समय पर इसके द्वारा विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं। उन विशेष अभियानों में प्रत्येक वर्ष ये कैलेंडर, ग्रीटिंग कार्ड्स तथा डायरी इनको बेचकर कुछ धन जुटाता है, और कोष का अपने बजट का लगभग जो 75% भाग है वो विभिन्न देशों की सरकारों से और 25% जनता से प्राप्त होता है। इसीलिए जो यूनिसेफ है वो लगातार बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहा है। तो यूनिसेफ का जो प्रशासन है, हमने बताया आपको, एक मंडल के द्वारा चलाया जाता है, और इस मंडल में 30 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होते हैं, और इन 30 देशों के प्रतिनिधियों का जो चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष के जो मुख्य उद्देश्य हैं, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी संस्था कार्य नहीं कर सकती। अगर उद्देश्य अच्छा होगा, उसको प्राप्त करने के साधन अच्छे होंगे, तो नेचुरल है कि हम उद्देश्यों को अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष के उद्देश्यों की। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व भर का मतलब जो विशेष रूप से अविकसित देशों के जो बच्चे हैं, बच्चों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करना। भूकंप, बाढ़ आदि के समय प्रसूतिकाओं यानी जो बच्चों को जन्म देने वाली माताएं हैं और शिशुओं की सहायता करना। प्रसूति गृहों और शिशु कल्याण केंद्रों की स्थापना करना। शिशु आहार की व्यवस्था करना। तो हमने जो उद्देश्य देखे वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर पर आता है कि विश्व भर के जो विशेष रूप से अविकसित देश हैं कि बच्चों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करना। दूसरे नंबर पर हमने इसका उद्देश्य देखा कि जो भूकंप आते हैं, बाढ़ वगैरह आते हैं, उस समय में जो प्रसूतिकाओं यानी प्रसूतिकाओं का मतलब कि जो बच्चों को जन्म देने वाली माताएं हैं और शिशुओं की सहायता करना। तीसरे नंबर पर इसका उद्देश्य है जो प्रसूति गृह हैं, जो शिशु कल्याण केंद्र हैं, उनकी स्थापना करना। चौथे नंबर पर आता है कि शिशु आहार की व्यवस्था करना, जो बच्चों की आहार है, खाने पीने का सामान है, उनकी व्यवस्था करना। अब इसके अलावा भी अन्य और इसके उद्देश्य हैं, और वो हैं यूनिसेफ जो है वो मलेरिया, टीबी और कोढ़ जैसी बीमारियां जो बच्चों को विशेष रूप से पीड़ित करती हैं, उनके विरुद्ध अभियान चलाने में सहायता देना। यह स्वास्थ्यवर्धक पदार्थों के उत्पादन और उपभोग में सहायता करती है। इस बाल कोष की सहायता से भारत के विभिन्न अस्पतालों और स्कूलों में 100 से भी अधिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें बच्चों के पालन पोषण आदि की शिक्षा दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष विश्व के विभिन्न विकासशील राष्ट्रों में वहां की सरकारों के सहयोग से अनेक विकास योजनाएं संचालित करता है। इन योजनाओं में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और जच्चाओं के लाभ की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। तो हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष के मुख्य उद्देश्यों की। उन उद्देश्यों में हमने ये देखा कि जब भी कोई इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उस समय में हम किस प्रकार से बच्चों की और जो बच्चे पैदा करने के लायक माएँ हैं यानी जो उस समय गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके लिए भी कार्य करना, सहायता करना, बच्चों के आहार की व्यवस्था करना। इसके अलावा जो किसी प्रकार की बीमारी से बच्चे पीड़ित हैं, जिसमें कि मलेरिया आ जाता है, टीबी है, कोढ़ जैसी असाध्य बीमारियां हैं,
तो उनके विरुद्ध में भी अभियान चलाने का कि कैसे इनको दूर किया जाए, कैसे इनसे बचा जाए, तो उसमें भी ये सहायता करती है। इसके अलावा जो स्वास्थ्यवर्धक पदार्थों के उत्पादन है और उनका उपभोग किस प्रकार से किया जाए, उसमें भी ये सहायता करती है। इसका जैसे प्राकृतिक आपदाओं की हमने बात की, बाढ़ की, भूकंप की, सूखे की, उनसे जो पीड़ित बच्चे हैं उनको चिकित्सा सामग्री, खाद्य पदार्थ और कंबल आदि यानी कपड़ों की व्यवस्था करने का कार्य इसके पास है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि इसके द्वारा देशों में, जैसे कि भारत की हम बात करें तो अस्पताल हैं, स्कूल हैं, इस प्रकार के जो प्रशिक्षण केंद्र हैं उनमें उनकी स्थापना या उन स्थापना की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा बच्चों के पालन पोषण आदि की भी शिक्षा देने का कार्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष का मुख्य उद्देश्य है, वो करता है। और जो योजनाएं संचालित की जाती हैं, अनेक विकास की योजनाएं जो हैं, इसके अलावा विभिन्न जो विकासशील राष्ट्र हैं या वहाँ की सरकारों के सहयोग से जो विकास योजनाएं संचालित की जाती हैं, उन योजनाओं में जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लाभ की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। अब हम बात करते हैं भारत तथा बाल कोष, इंडिया एंड यूनिसेफ, कि इंडिया में यूनिसेफ का क्या महत्व है या इंडिया यूनिसेफ के साथ मिलकर किस प्रकार से बच्चों के भविष्य के लिए कार्य करता है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है। भारत में बाल कोष का कार्य सन 1946 में ही आरंभ हो गया था। दक्षिण मध्य एशियाई क्षेत्र में बाल कोष के तत्कालीन निदेशक टी ग्लाक डेविस ने भारत में बाल कोष का पहला कार्यालय खोला था। अर्थात जो भारत में सबसे पहला यूनिसेफ का ऑफिस खोला गया था, वो किसने खोला था? उस समय के तत्कालीन निर्देशक टी ग्लाक डेविस ने। सन 1949 में बाल कोष की ओर से भारत में बच्चों को दूध वितरण कार्य करने के लिए 150 टन दूध का पाउडर भेजा गया था। उसके पश्चात बाल कोष ने भारत की दवाइयाँ, टीके, अस्पताल, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के लिए उपकरण तथा गाड़ियाँ तथा पंप सेट आदि में बहुत सहायता की है। अर्थात जो यूनिसेफ है उसने भारत के अंतर्गत बच्चों के लिए दूध वितरण का कार्य, इसके अलावा दवाइयाँ हैं, टीके हैं, अस्पतालों के अंतर्गत या ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर जो उपकरणों की जरूरत पड़ती हैं, गाड़ियों की जरूरत पड़ती हैं, तो इस प्रकार से काफ़ी भारत की सहायता की है यूनिसेफ ने। बाल कोष की सहायता से देश के विभिन्न भागों में डेयरी संयंत्रों की भी स्थापना की गई है। बाल कोष की सहायता से भारत सरकार ने पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों में उनकी गंदी बस्तियों के सुधार के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ, इन दोनों ने मिलकर विश्व के प्रत्येक नागरिक, बच्चे, गर्भवती महिलाएं और इसके अलावा जो पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ की जो गंदी बस्तियां हैं, उनके लिए अनेक प्रकार की योजनाएं लागू की हैं। उच्चतम स्वास्थ्य स्तर की सुविधाएं प्रदान करना इनका मुख्य उद्देश्य है और उस उद्देश्य के लिए इन्होंने लगातार WHO ने और यूनिसेफ जो है वो काम किया है और कर रही हैं। वर्तमान समय में हम बात करें कोरोना जैसी महामारी की, तो उस कोरोना जैसी महामारी के लिए भी WHO कृत संकल्प है और बहुत हद तक इस पर काबू पाया जा चुका है। हम बात करें भारत की, तो भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस महामारी का जो हम सामना कर रहे हैं, वो हमने संपूर्ण रूप में एकजुट होकर तन मन धन से लोगों की सहायता की है और सरकार ने लोगों को स्वास्थ्य देने के लिए, जो कि वो कृत संकल्प है, और कोरोना जैसी महामारी को उसने हराने का भरसक प्रयत्न किया है और हराने में कामयाबी हुआ है। और इस समय जो वैक्सीनेशन का कार्य भारत में चलने लग रहा है, तो उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि हम एक दिन जो कोरोना के पेशेंट हैं, कोरोना के जो मरीज हैं, वो हमारे जीरो आ जाएंगे। हम बात करते हैं आज विश्व स्वास्थ्य संगठन की, यूनिसेफ की, तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका
विश्व के प्रत्येक नागरिक के उच्चतम स्वास्थ्य के लिए अभिनीत कर रहा है। और एक महत्वपूर्ण भूमिका जो अभिनीत कर रहा है वो इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और उसमें ये सफल भी होता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, अभ्यास के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करने हैं। उनमें से सबसे पहला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की उत्पत्ति, उद्देश्य तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के गठन तथा भूमिका का वर्णन कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन आप करेंगे, यूनिसेफ पर एक नोट लिखिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको पता है 16 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। आपने क्वेश्चन को अंडरलाइंस के साथ प्रत्येक पॉइंट्स को आपने अंडरलाइन करना है। इंट्रोडक्शन के बाद जो भी क्वेश्चन आपके सामने, जैसे कि WHO का आया है तो आप WHO के बारे में बताएंगे, उसके एम्स हमने किए, उसका गठन हमने किया, उसके कार्य हमने किए, और इसके अलावा यूनिसेफ के बारे में, यूनिसेफ के उद्देश्यों के बारे में, यूनिसेफ के कार्यों के बारे में, और भारत तथा बाल कोष किस प्रकार से कार्य करने लग रहा है, ये आपने चीज़ें देखी थी। तो सबको अंडरलाइन के साथ आपको लिखना है और कंक्लूजन के साथ आपने लिख कर टाइम मैनेजमेंट के अनुसार आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद।